गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपनी 12वीं क्लास की कर रहे हैं 64वीं वीडियो और क्वेश्चन नंबर हम कर चुके थे 21 तक। 10.2 कंटिन्यू हमारी चली रही है, तो 10.2 में 21 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे लास्ट में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए, क्वेश्चन सभी नॉर्मल है, कोई ख़ास काम है नहीं। ये जो आपने 9th चैप्टर में पढ़े थे वही के वही क्वेश्चन है, बस इतना सा अंतर ज़रूर आ रहा है कि इस 9th चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर लिमिट्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई चेंज नया नहीं किया है। जैसे ये क्वेश्चन है 4/5 पाई, ये आ रहा है 4/पाई और 2/पाई, ये इसकी लिमिट आ गई। -1/x³ -1/x³ ये दिया हुआ है, और cos 1/x और dx। ठीक है, ये कंडीशन हमको दे दी गई है। और अब आपको इसका जैसा वर्किंग एरिया था हमारा वही काम हमें करना है यहाँ से, कि समाकलन निकालना है। निश्चित समाकलन है, इसकी पहचान आपको बता चुके हैं कि अगर लिमिट्स आ जाती हैं तो वो निश्चित समाकलन होता है, और अगर लिमिट नहीं आ रही है तो वो अनिश्चित समाकलन होता है ना। तो सिंपल तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1/x आ रहा है, तो यहाँ से एक, अब देखिए चीज़ मेरे को पता है कि भाई क्या काम मुझे करना है, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता कि क्या स्थिति है और पहली बार आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये कुछ 1/में आ रहा है, ये भी 1/में आ रहा है, तो हम इस वाले को t मानते हैं। अगली स्टेप हमको यहीं से पता चल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमने मान लिया 1/x बराबर t। ठीक है, कि 1/x को हम t मान लेते हैं। अगर हम 1/x को t मान लेते हैं तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है -1/x² dx बराबर dt। ठीक है, अब देखिए, क्या ये जो अवकलन करने के बाद चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे पास है यहाँ पर एक्स्ट्रा में, सेपरेट है कि नहीं है? माइनस है तो माइनस भी है, 1/x² है तो 1/x² है, पर क्यूब में है ना, 3 पावर आ गई। तो इस 3 पावर को आप चेंज करके और इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा था एक, कि 4/पाई और 2/पाई, इसको हम लिखेंगे -1/x² अलग कर दिया, 1/x अलग कर दिया, और cos 1/x ये अलग चल रहा है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब कंडीशन क्या आती है कि ये जो सेपरेट वाला एरिया है -1/x² dx बराबर dt, ये सब मिलके यानी -1/x² और dx, ये वाला एरिया ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये dt बना रहे हैं, है ना। इसको आप t मान ही चुके हैं, ये वाला भी t हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल कन्वर्ट हुआ एकदम सिंपल क्वेश्चन के अंदर, और ये हो जाता है, ये दोनों मिलके तो dt हो गए, ये t हो गया, ये cos t हो गया, तो t और cos t, ये cos t और dt। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। ये जब स्टेप हमारे पास आ जाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम यहाँ से मानते हैं, अगर आप कभी भी t मान लेते हैं, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, छोटा करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी, क्योंकि अब लिमिट है x के रूप में दी हुई हैं और क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है t के रूप में, तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होता है तो क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, वो देखिए। उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा है x बराबर 2/पाई, है ना, x = 2/पाई है, ये 2/पाई उच्च सीमा होगी। अब इसको इसमें रखना है, तो t की वैल्यू देखिए क्या आती है। t की वैल्यू क्या आएगी? जब 2/पाई रखेंगे यहाँ पर 2/पाई, तो पाई ऊपर चला गया, है ना, पाई ऊपर चला जाएगा, और वैल्यू क्या मिल गई हमको? π/2। ठीक है, तो वैल्यू हमको मिली π/2। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम आते हैं निम्न सीमा पर। बहुत धीरे कर रहा हूँ इस काम को, ध्यान से समझते हुए काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कई बार इन क्वेश्चंस को बिना लिमिट के 9th का बना के दिया गया है। 9th चैप्टर के हिसाब से इसको दे दिया, बस लिमिट हटा दी और इसको दे दिया। तो ये सॉल्यूशन का जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। निम्न सीमा है, निम्न सीमा क्या आ रही है? x बराबर 4/पाई, ये दिया हुआ है। जब 4/पाई दिया हुआ है तो वैल्यू क्या बनेगी? अगर हम t बराबर निकालते हैं तो देखिए, यहाँ पर x की जगह पर आप 4/पाई करेंगे, ये पाई हट के ऊपर चला जाएगा, और ये बन गया 4π/4, है ना। तो यहाँ π/2 चल रहा है, यहाँ पर π/4 चल रहा है, यही कंडीशन आ रही है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू डालिए। उच्च सीमा तो है π/2
और निम्न सीमा है π/4। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको किस विधि से करेंगे पता है आपको? ये t आ रहा है, ये cos t आ रहा है, तो आइलेट नियम बनता है, खंडशः समाकलन बन रहा है ना, खंडशः समाकलन सीधा है। ये ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, ये अलजेब्रिक आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक में पहला कौन सा आता है? कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार यही नियम मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इसको ध्यान देते हुए आपको काम करना है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक, तो पहले कौन आया? पहले अलजेब्रिक आ रहा है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको हल करिए। जैसे फर्स्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, तो t को छोड़ दिया, फिर cos t का समाकलन कर दिया, फिर जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन कर दिया, फिर cos t का समाकलन कर दिया, इनका कंप्लीट समाकलन कर दिया, और लिमिट लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना? क्या बताया था कि भाई आपको लिमिट ऐसे नहीं लगानी कि बीच बीच में लगा देंगे, लिमिट आपको ऐसे ही लगानी है ताकि हमारा कोई भी वैल्यू छूटे नहीं जिसमें भी हमको लिमिट का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करते हैं तो t तो ऐसे ही रहेगा, t में कोई चेंज नहीं। साइन t का समाकलन कर रहे हैं, क्या जाएगा? वो cos t का, सॉरी cos t का समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन t आ जाएगा। फिर माइनस हो गया, t का t के सापेक्ष करेंगे, 1 आ जाएगा, इसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर cos t का करेंगे तो sin t आ गया और dt आ गया, तो π/4 से ये π/2 तक चल रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालिए, तो t है, sin t है, माइनस इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin t का समाकलन क्या होता है? कंफ्यूज मत होइए, बार बार सूत्र को याद करते रहिए। क्या बन जाएगा? प्लस cos t, मतलब माइनस cos t होगा, और माइनस के कारण ये वाला प्लस हो जाएगा, तो cos t हो गया, है ना? क्लियर बिल्कुल? ये π/4 हो गया और ये π/2 हो गया। अब π/2 पहले, यानी उच्च सीमा को हमें पहले रखना है, तो सीमाओं को रखने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया था पहले से ही कि π/2 पहले आप नॉर्मली रख देते हैं, तो π/2 आ गया, फिर sin π/2 आ गया, फिर प्लस cos π/2 आ गया, ये रख दिया, फिर माइनस रखा, माइनस लगाया बीच में। अब निम्न सीमा रखी जाएगी, तो यहाँ पर आएगा π/4, फिर ये आ जाता है sin π/4, फिर प्लस आ जाता है और cos π/4। ठीक है, ये स्थितियाँ हमारे पास क्लियर हो जाती हैं, हमने वैल्यूज़ रख दी हैं सारी। अब आपको इनको चेंज करना है, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सॉल्व करिए। जैसे π/2 आया, यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। sin π/2 की वैल्यू, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस cos π/2 की वैल्यू 0 होती है ना? cos π/2 0 होता है, ये आपको पता ही है। माइनस फिर π/4 एज इट इज़ रहेगा। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। रख दिए, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी। अब उसके बाद क्या काम करेंगे? जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है भाई, π/2 आएगा, π/2 का अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो π/2 आएगा, प्लस 0 कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, एज इट इज़ आ गया, है ना? ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये माइनस अब अंदर जाता है, तो माइनस अंदर गया तो क्या आ जाएगा? π/4√2। ठीक है, और ये माइनस उधर गया तो -1/√2। तो जनरली तो यही आंसर बन जाता है, लेकिन अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले सकते हैं, बाकी इससे आगे करने की ज़रूरत है नहीं। एलसीएम लेंगे तो और थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आप देखिए 23 को पढ़ते जाइए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैं इधर कुछ मिटा रहा हूँ हल्का सा, तो आपको अगले क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा ये सोचना है कि भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, है ना? तो करने का तरीका ज़रूर इसको रखें आप, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन 23 नंबर 23 है, और क्वेश्चन बन रहा है I = 0 to π/2, 0 to π/2 sin x cos x, sin x cos x dx
साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स आ गया, फिर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉज एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉज एक्स प्लस 2, ठीक है, ये दे दिया और डी एक्स मैंने लगाई दिया ऊपर। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन वैसे जिनको आता है देखिए उनके लिए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको साफ दिख रहा है कि नीचे द्विघात समीकरण बनी हुई है, कॉस के रूप में बनी हुई है। अगर हम कॉस को टी मान लेते हैं तो कॉस को अगर हम टी मानते हैं तो साइन एक्स डी एक्स आएगा, तो वो साइन एक्स डी एक्स भी हमारे पास है, कॉस को हम टी मान ही रहे हैं, है ना। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन हो सकता है, टुकड़े भी इसके हो जाएंगे तो आंशिक भिन्न में जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे इसको यहाँ मान लेते हैं हम पहले कि टी के रूप में मानिए इसको, कॉज एक्स को टी मानते हैं, देखिए अब साइन एक्स कॉज एक्स को हमने टी मान लिया। जब कॉज एक्स को टी मान लेते हैं तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यही होगा। अब माइनस साइन एक्स है लेकिन यहाँ पर तो प्लस साइन एक्स है, तो अब वही नॉर्मल काम है सारे। अब मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इतना अब आप लोग सब अंडरस्टूड हो चुके हैं कि क्या क्या काम हम कर रहे हैं। तो ये जो माइनस आ रहा है इसको हमने इधर भेज दिया, वो प्लस इधर का माइनस हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ डालिए तो देखिए क्या आता है। लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट को बाद में रखेंगे। अब साइन एक्स डी एक्स आ रहा है, उसकी जगह पर माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ गया और डी टी, ठीक है, डी टी बाद में लिखेंगे। कॉज एक्स को आप टी मान रहे हैं तो ये टी डी टी हो गया, है ना। और यहाँ से क्या आया, टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2, ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि दो ऑप्शन आते हैं कि अगर इसके टुकड़े नहीं होते हैं, है ना, अगर इसके टुकड़े नहीं होते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि बनती है, लेकिन यहाँ पर रैखिक समीकरण पहले से ही उपस्थित है। अगर पूर्ण वर्ग विधि बनती है और रैखिक समीकरण ऊपर हमारे पास होती है तो फिर हम सूत्र लगाते हैं अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स हर प्लस b, है ना, वो वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन पहले हम ये चेक करके देखते हैं क्या इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो इसके टुकड़े करके देखिए कि टी स्क्वायर है प्लस 3t प्लस 2, तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल इसके टुकड़े बन रहे हैं 2t प्लस t प्लस 2, इनमें से t कॉमन निकाल लिया, t प्लस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, t प्लस 2 हो गया। तो जो जनरल टुकड़े बनते हैं वो बनते हैं t प्लस 2 और t प्लस 1, ठीक है, ये स्थिति है। अगर टुकड़े हो जाते हैं तो फिर दूसरी कैटेगरी बन जाती है। अगर टुकड़े हो जाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, जब टुकड़े हो रहे हैं तो इसका मीन्स आंशिक भिन्न, है ना। तो ये क्लियर बात है, इसमें आपको आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी। तो यहाँ हो गया टी डी टी अपॉन में, इसके हमने फैक्टर कर लिए तो t प्लस 2 और t प्लस 1 हो गया यहाँ तक। अब जो मेन मुद्दा हमारा आता है वो आता है लिमिट का, कि भाई लिमिट भी तो चेंज होंगी। जब हमने t माना हुआ है तो t माना है तो अब लिमिट चेंज करिए। तो यहाँ पर लिखते हैं उच्च सीमा के लिए, उच्च सीमा क्या है, अगर x बराबर π/2 है, x बराबर π/2 है ना, अगर यहाँ पर x बराबर π/2 आता है तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0। और निम्न सीमा के लिए x बराबर है 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 0 आ रहा है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। मतलब निम्न सीमा तो है 1 और उच्च सीमा है 0। अब इस बात के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कभी भी ऐसा हो जाता है, उच्च सीमा का मतलब बड़ी सीमा, है ना, निम्न सीमा का मतलब छोटी सीमा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उच्च सीमा 0 आ रही है और ये जो निम्न सीमा है वो 1 आ रही है, तो निम्न वाली तो बड़ी आ रही है, उच्च वाली छोटी आ रही है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी 10.3 में जब हम उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हम ये भी बात पढ़ेंगे कि यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब ये उल्टे आ जाएंगे, है ना। और अगर इनको आप चेंज कर देते हैं तो इनको प्लस भी कर सकते हैं, पर करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर फिलहाल तो अभी। अब आंशिक भिन्न में वियोजन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि दिए गए समाकल्य को आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है। अब इसका हम वियोजन कर रहे हैं तो क्या होगा, t
अपॉन में t+2 और t+1, है ना। केवल यही तो लेना है, आंशिक भिन्न वाली प्रॉपर्टीज आपको पता है सारी, मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं, तो a अपॉन में t+2 प्लस b अपॉन में t+1, तो ये स्थिति हमारे पास आ रही है। अब ये स्थिति जब आ जाती है तो आंशिक भिन्न बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दो फैक्टर हैं, तो हमने दो कांस्टेंट ले लिए यहाँ पर, है ना, a और b ले लिए। अब तरीका क्या है, अब क्या आता है तरीका बताइए भाई। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी फैक्टर हमारे पास हैं उस फैक्टर को एक एक करके 0 के बराबर लेना है ना, और इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसका एलसीएम कर लेते हैं, और इसका एलसीएम करते हैं तो यहाँ आ जाता है t बराबर a गुणा में t+1 और b गुणा में t+2, ठीक है, ये आ गया। अब t+2 को t+2 बराबर 0, यानी t बराबर -2 आ गया, -2 रखने पर, ठीक, ये मान रख दो अब इसमें, तो t की जगह पर आ जाएगा -2। अब t+2 0 है तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, इसको रख दीजिए -2, तो a की वैल्यू आ गई -1, मतलब a के साथ में -1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कट गया और a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, ये वैल्यू आती है। फिर उसके बाद हमें दोबारा रखना है t+1 को 0 के बराबर, तो t+1 बराबर 0, यानी t बराबर आ जाता है -1 रखने पर। जब हम t+1 को 0 करते हैं तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, और t बराबर -1 यहाँ रख देंगे, -1 यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 बच रहा है, तो b बराबर प्लस का 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर -1 आएगा तो -1 और b की जगह पर +1, यहाँ पर -1 रखेंगे तो b की जगह +1 आएगा, यानी केवल b आएगा, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर आया -1, ठीक है, तो a बराबर 2 आ रहा है और b बराबर -1 आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात। अब जब ये मान हमारे पास आ जाते हैं तो हम a और b के मानों को यहाँ रख देते हैं, और ये वैल्यू आती हैं t अपॉन में t+2 और t+2 और t+1, तो a के प्लेस पे है 2, t+2 और प्लस b के प्लेस पे है t+1, तो b की जगह पे है -1, अभी इसको यहीं रख रहे हैं, माइनस को बाहर नहीं ला रहे हैं अभी, और t+1 हो गया, ठीक है। ये स्थिति हमने यहाँ पर नॉर्मल जैसे a और b के मान निकाले उसी हिसाब से ये मान रख दिए। अब आपको अभी ये आंशिक भिन्न है ना, अभी तो ये एक भिन्न थी, इस भिन्न के हमने आंशिक भिन्न में किए, आंशिक भिन्न का मतलब छोटे छोटे टुकड़े किए, तो 2 टुकड़े हमारे पास आ गए हैं। अब इस 2 टुकड़े को हमें अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि ये चिन्ह लगाएंगे, dt लगाएंगे, लिमिट्स लगाएंगे, तो वही काम सब में होगा, तीनों इसके जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों तरफ होगा। तो इसको हम लिख देते हैं भैया, i तो है ही, माइनस आ रहा है इसमें, और 1 2 0 t तो है ही dt अपॉन में t+2 और t+1, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दिया, dt t+2, फिर -1 आ रहा है, तो -1 को तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, -1 लिखेंगे तो बेकार है, माइनस से लगा लिया हमने केवल बाहर, और यहाँ जाता है dt अपॉन में t+1, ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद केवल लॉग का फॉर्मूला बनेगा, ये आपको पता ही है ना, मैंने पहले भी बताया था कि आंशिक भिन्न में 99% बार लॉग का ही बनता है, तो ये विधि आ जाती है 2 और लॉग के हिसाब से लॉग t+2, फिर माइनस यहाँ से आ जाएगा लॉग t+1, और अभी अच्छा हाँ लिमिट भी तो रह गई ना, -1 और 0 और वो 1 और 0 और 1 और 0। अब देखिए बाहर भी तो माइनस आ रहा है इसमें, ठीक है, ये जो माइनस है ये भी तो अंदर जाएगा, जब ये माइनस यहाँ जाता है तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये स्थिति बन गई, ठीक है, माइनस भी चलता रहेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का हो गया, और ऐसे, और लिमिट का प्रयोग हम कर देंगे 1 2 0। अब इनको सॉल्व करिए। अब आपको पता है कि पहले हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो प्लस वाला तो ऊपर ही होता है ना, और पहले तो ये घात जो है इसको ऊपर ले जाते हैं इस वाले को, तो ये 2 पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो t+2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, ये 2 हट के यहाँ जाएगा तो t+2 की पावर 2, मतलब पावर स्क्वायर होगी,
फिर ये प्लस है, ये वाला माइनस में आएगा तो ये नीचे हो जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए हमने इसको लिख दिया लॉग टी, ये नीचे जाएगा, टी प्लस 1 को ऊपर लिखते हैं तो टी प्लस 1 अपॉन में टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 2 0 हो गया। अब बताइए समझ में आ गया होगा कि क्या काम किया है। अब पहले हम उच्च सीमा रख रहे हैं। उच्च सीमा उसी प्रकार से रखना है, ये नहीं कि भाई छोटी है तो इसको आप बाद में रखेंगे ना, सिंपल रखिए। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ साइड में, थोड़ा सा ही बचा है सॉल्यूशन, कि जैसे ही हमने यहाँ पे 0 किया, इधर या t की जगह पे 0 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, t की जगह पर यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना, केवल 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो log 1/4, log 1/4, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब निम्न सीमा रखेंगे तो जैसे हमने इसको रखा तो 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ रखा तो 3 हो गया, तो 2/3, लेकिन इसका स्क्वायर भी हो रहा है तो 2/9 हो गया, तो माइनस log 2/9, ठीक है। अब ये स्थिति हमारे पास आ गई है। अब आपको ये पता ही है कि क्या सिस्टम करना पड़ता है भाई। लॉग की प्रॉपर्टी लगी हुई है, लॉग की प्रॉपर्टी लगी है और माइनस में भी आ रहा है, तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं कि 1/4 अपॉन 2/9 ऐसे कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, देखिए 1/4 इंटू कर देंगे तो 9/2 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा तो 9/8 हो गया ये, तो log 9/8 हो गया। तो लास्ट आंसर जो हमारा बनता है वो log 9/8 बनता है, ठीक है। यहाँ तक करिए अब इसको, और थोड़ा सा ध्यान से लिखना क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है क्वेश्चन, है ना। पर आपको तो मैंने तरीका बताया था कि बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह आना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन पूरा लाइन में आ जाएगा। इसको लिखिए, उसके बाद आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 24 पर। नोट करिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24, ये एकदम सिंपल है, कोई खास काम नहीं। नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 है I = 0 to 1, ये 0 to 1 अंडर रूट में x और 3 माइनस x और dx। सिंपल काम, बिल्कुल कोई खास काम नहीं है, है ना। अब सीधा सीधा हमें क्या कर लेना है कि पहले 3 माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं। इस टाइप का आ चुका है क्वेश्चन पहले भी, तो 3 माइनस एक्स को हमने t मान लिया। 3 कांस्टेंट है ही, इसका कुछ नहीं करना, माइनस एज इट इज चलता रहेगा, dx इसका हो गया, dt इसका हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। माइनस को आप उधर भेज सकते हैं, तो dx बराबर माइनस dt, इस वैल्यू को यहाँ डालिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बना कि भाई ये जो है इसको आप t² मान लो या t मान लो, t ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकालते हैं इसकी वैल्यू कि t² ही मान लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। t² ले लेते हैं तो यहाँ से dx हो गया और यहाँ से आ जाएगा 2t dt, है ना, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2t dt, ये आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात से, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि रूट आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, तो कट जाएंगे, आराम से हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, है ना, x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो x को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x = हो गया 3 माइनस t², ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ इसमें रखिए, तो देखिए क्या क्या सिस्टम बनते हैं। पहले तो ये x है, इस x की जगह पर, इस x की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 3 माइनस t², ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद ये इसकी जगह पर क्या रखेंगे, t², ये भी ठीक है। फिर dx है, dx की जगह पर -2t dt हो गया, तो ये हो जाएगा -2 को तो बाहर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर t आ गया, यहाँ dt आ गया। अब जब ये t² रूट से बाहर निकलेगा तो t बन के बाहर निकलेगा, है ना, और ये t कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता क्या है हमारे पास, I = -2, ये तो है ही, और यहाँ बच जाएगा 3 माइनस t²। अब फॉर्मूला तो ये बन रहा है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, लेकिन ए स्क्वायर तो ये तब बनेगा जब यहाँ पर स्क्वायर आ जाए। अब 3 है तो 3 का तो भाई परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक ट्रिक लगा लेते हैं, किस पे रूट लगा दिया और इसका वर्क कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा क्या? भाई टी भी लगा दिया, ये रूट भी लगा दिया हमने, है ना, स्क्वायर रूट भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, तो क्वेश्चन पे तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसका विपरीत काम भी तो कर रहे हैं, है ना। ये स्थिति बन गई और ये dt हो गया। अब देखिए एक काम रह गया है अभी, क्या चीज़ कि हमने लिमिट को चेंज नहीं किया है। लिमिट चल रही है x के रूप में और क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है t के रूप में। तो यहाँ से अब हम उच्च सीमा की बात करें पहले, तो उच्च सीमा के लिए उच्च सीमा में क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 रखेंगे, है ना, यहाँ पे 1 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो टी स्क्वायर का मान 2 आया। जब टी स्क्वायर का मान 2 आता है, x बराबर तो 1 है, तो t बराबर क्या होगा? √2। भाई टी स्क्वायर बराबर 2 आ रहा है, तो t बराबर क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए निम्न सीमा पर। निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा है 0, यानी x बराबर 0 आया। जब x बराबर 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बराबर 3 हो गया, टी स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो t बराबर क्या हुआ? तो t बराबर हो जाता है √3। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ √3 आ गया। अब देखिए वही कंडीशन आ रही है कि आपको खूब अच्छी तरह पता है, 10th क्लास में भी हमने काम किया है कि जो √2 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.414, है ना, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। यानी जो √3 है वो तो बड़ा होता है, √2 छोटा होता है। छोटा होता है जब भी ऊपर है, बड़ा है जब भी नीचे है, तो यहाँ पर माइनस भी तो आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सूत्र बनता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बोला था कि आप साइड में यहाँ एक लाइन खींच के और सूत्र के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, सूत्र आपको ज़रूर लिखना है, तभी आपकी मार्किंग पूरी तरह से अच्छी वाली होगी, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फार्मूला बनता है? देखिए -2 को तो हम बाहर ही रख रहे हैं और ये बनता है x/2, तो x की जगह पर t चल रहा है, x/2 अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर/2 हो गया, फिर साइन इनवर्स x/a हो गया, है ना, और लिमिट चल रही हैं √3 से √2। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब ये वैल्यूज़ आप रखना शुरू करिए। लिमिट रखते हैं हम, तो -2 तो बाहर चलने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। अब √2 को रख रहे हैं यहाँ पर, तो √2/2, अभी मैं पहले इसको ऐसे ही रखता हूँ, सीधा ही सॉल्यूशन बाद में करेंगे। √2/2 हो गया, फिर t की जगह पर √2 करेंगे, है ना, तो ये तो 3 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तो आएगा, और यहाँ पर क्या आया? √2 का स्क्वायर मतलब 2 आया, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। फिर इधर आ जाइए, ये 3/2 बन रहा है ना, 3/2, इसको लिख देते हैं 3/2, तो प्लस इसको हटा दीजिए, चाहे कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 3/2 हो गया। फिर उसके बाद में ये 3/2 हुआ, साइन इनवर्स √2/√3, साइन इनवर्स √2/√3, तो साइन इनवर्स इसको हम ले लेते हैं, साइन इनवर्स √2/√3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। फिर ये बड़ा, ये मझला ब्रैकेट बंद कर दिया। अब निम्न सीमा का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए निम्न सीमा हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें लगाने से पहले हम यहाँ लगा दें कि भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 3 - 3 0 होता है, 0 का किसी भी संख्या से गुणा होगा 0 होगा, मतलब ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो एक बार 0 यहीं इंडिकेट कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है प्लस आ गया, फिर 3/2, है ना, एज इट इज़, जैसे ये √3 का स्क्वायर/2 आ रहा है तो ये 3/2 ही होगा। फिर यहाँ पे आते हैं, √3/3 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1, तो यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स 1, सीधा ही लिख देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करिए। अब ये -2 अंदर जा रहा है, तो -2 जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये कट गए, -√2 बच गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो माइनस, भाई ये √2 सब के आगे है ना, तो जब इससे होता है तो यहाँ 3 हो गया, और साइन इनवर्स इसको ऐसे ही रहने देंगे, √2/3, और फिर ये माइनस यहाँ आता है,
तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे हो गया, अब ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, ठीक है। ये इससे 0 हुआ तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस का 2 आएगा, प्लस के 2 से ये कट गया तो प्लस 3 आ गया। अब ये आपको पता ही है कि साइन इनवर्स 1 होता है, साइन इनवर्स 1 यानी साइन में 1 कितने डिग्री पे होता है, π/2 पे होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 रह जाएगा, तो ये आ जाता है π/2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। अब अगर इनको और ज़्यादा एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसको कोई और एडजस्ट करके कर सकते हैं। क्या कंडीशन आ रही हैं, 0 0 क्यों हुआ, जीरो क्यों होगा। देखिए एक यहाँ पर मैंने लिमिट चेंज कर ली है ना, ये दूसरे क्वेश्चन की लिमिट लिख दी थी, उस हिसाब से ही पूरा क्वेश्चन कर दिया, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब टाइमिंग हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में इसका उस लिमिट से भी बता दूंगा जो अपने को दिया हुआ है। थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया देखने में, तो यहाँ पर वो लिमिट मैंने दूसरे क्वेश्चन की लिख दी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लिमिट चेंज करके सॉल्यूशन बदल गया तो उसको दूसरे पोर्शन में कर लिया जाएगा।